नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 2 तीन बुद्धिमान के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 1 किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको YouTube के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है। जैसे ही आप एजू मैग्नेट को टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है ओपन होगा। फिर आपको व्यू चैनल पे जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है खुल जाएगा, जिसमें आपको होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट, स्टोर, ये सभी ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यदि आप वीडियोस पर जाते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और यदि आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है, लोक कथा को सुनाना। लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। इसमें कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वालों को रोचक लगे, इंटरेस्टेड लगे। इसमें कहानी सुनने वालों को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। अब आप अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावशाली और रोचक रूप में सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं कि हम लोक कथा को, कहानी को प्रभावशाली और इंटरेस्टेड कैसे बना सकते हैं कि सुनने वाले जो हैं वो अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना सकते हैं, तो कौन कौन से वो गुण होने चाहिए एक लोक कथा में, आइए पढ़ते हैं। कथा सुनाना, स्वर में उतार चढ़ाव, कि जो स्वरों का उतार चढ़ाव है वो कैसा होना चाहिए। लोक कथा सुनाते समय स्वर में या आवाज में उतार चढ़ाव से उत्साह और रहस्य का निर्माण करें। जब लोक कथा में कोई रोमांचक या रहस्यमय पल हो तो स्वर धीमा या तीव्र कर सकते हैं। कि जब कोई रहस्यमय पल आए तब स्वर को थोड़ा धीमा या तेज कर सकते हैं। ठीक है, या कोई रोमांचक पल आए तो उसमें भी स्वर को थोड़ा धीमा या तेज कर सकते हैं। दूसरा है भावनाओं की अभिव्यक्ति। भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें। जैसे खुशी में कैसे व्यक्त करना है, आपको कैसे बोलना है, दुख में कैसे बोलना है, और आश्चर्य है, हैरान हैं आप, तब आपको अपने स्वर को कैसे रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को स्वर के माध्यम से दर्शाना चाहिए। फिर अगला कौन सा गुण होना चाहिए, लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर। जब लोक कथा में अलग अलग पात्र हों तो हर पात्र के लिए अलग स्वर, ऊंचा, नीचा, तेज, धीमा आदि का प्रयोग किया जा सकता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। ठीक है, कि अगर 3-4 पात्र हैं कहानी के तो किसी के लिए ऊंचा स्वर का प्रयोग करें, किसी के लिए नीचे का, किसी के लिए तेज का, किसी के लिए धीमे का, जिससे आपको पता चल जाए कि ये बात जो है कौन सा पात्र बोल रहा है, उनसे पहचान सको आप। ठीक है, अगला है हाथों और शरीर का उपयोग। जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे के भावों का उपयोग किया जा सकता है। फिर अगला है हास्य का प्रयोग। जब कोई हास्यपूर्ण यानी हंसी वाला कोई बात आए या आनंददायक दृश्य हो तो चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ उसे प्रस्तुत करें। ठीक है, फिर है विवरणात्मक भाषा का उपयोग।
लोक कथा में वर्णित स्थानों और पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि श्रोता यानी सुनने वाला उनकी छवि अपने मन में बना सके। यानी पात्रों को और वहां पर जितने भी आप कहा लोक कथा में जो भी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, जंगल के बारे में, नगर के बारे में, उनका प्रयोग आपको इस तरह से करना है, इस तरह से उसे प्रस्तुत करना है आपको कि जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसे ऐसा लगे कि जैसे कि वो इस कहानी का ही पात्र हो। फिर अगला है रोचक मोड़। एक दो बार लोक कथा के रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुकें या श्रोताओं में उत्सुकता होने दें। जैसे, क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? फिर अगला है संवादों को स्पष्ट और प्रासंगिक बनाना। पात्रों के संवाद इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगें। तो लोक कथा को सुनाने के लिए ये सभी गुण होने चाहिए, तभी जो है लोक कथा को सुनने में आनंद आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कारक। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया। भाइयों जवाब दिया, यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है ना। अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया। अब देखिए, अब इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया? बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ रहा है कि भाइयों और जवाब दिया, भाइयों और जवाब दिया को ने जो है वो जोड़ रहा है। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ, यहाँ पे संज्ञा क्या है? भाई। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूप को हम कारक या प्रसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये हैं कारक। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर राजा यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए कहा। तो इस तरह से आपको कारक का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को पूरा करना था। अगला प्रश्न सूचना पत्र। कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के वह घुड़सवार हैं जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो खाली जगह आपको दी गई है, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सूचना लिखनी है अपने खोए हुए ऊंट के बारे में। ठीक है। तो आप सूचना पत्र इस तरह से लिखेंगे। मेरा ऊंट रास्ते में खो गया है। वह एक आंख से अंधा है, एक दांत टूटा हुआ है और लंगड़ा कर चलता है। ऊंट पर भारी बोझ भी था। जिसने भी उसे देखा हो, कृपा बताएं, इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें, अपना नाम और पता। ठीक है। ऊंट के बारे में आपने जानकारी लिख दी कि वो एक आंख से अंधा था, उसका दांत टूटा हुआ है, वो लंगड़ा कर चलता है और उस पर भारी बोझ था। जिस किसी ने व्यक्ति ने भी उसे देखा हो, आप को कहना है कि कृपा बताएं और उसे उचित इनाम दिया जाएगा। और फिर आपको अपना संपर्क, यहाँ पर कि आपसे कैसे संपर्क किया जाए वो आपको लिखना है, अपना नाम और यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है। ठीक है।
तो इस तरह से आपको सूचना पत्र लिखना है। पाठ से आगे आपकी बात। लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी दृष्टि की बात कही गई है। क्या आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया है? उस समस्या और आपके द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। हाँ, मैंने भी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग एक बार तब किया था जब घर में अचानक पानी का पाइप लीक हो गया था। सब लोग सोच रहे थे कि पाइप फट गया है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा कि केवल नट ढीला था। मैंने उसे कसकर समस्या हल कर दी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत हुई। अगला प्रश्न। लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है, तो आपको अपने जीवन में इसके क्या-क्या लाभ मिलते हैं? तो उत्तर है, जब से मैंने चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, मुझे छोटी-छोटी गलतियां जल्दी नजर आने लगीं। पढ़ाई में भी मैंने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा, तो कम गलतियां हुई। इसके अलावा मैं लोगों की भावनाओं को भी जल्दी समझने लगा हूँ, जिससे रिश्ते मजबूत हुए हैं। अगला प्रश्न। लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयां आईं, जैसे भूख, थकान और पैरों में छाले। आप अपने दैनिक जीवन में किन-किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लिखिए। अपने दैनिक जीवन में मुझे स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करना, खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाना यानी बैलेंस बनाना, कभी-कभी दोस्तों के साथ गलतफहमियां और परीक्षा के समय तनाव जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न। भाइयों ने बिना देखे ही ऊंट के बारे में सही-सही बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? हाँ, कई बार मैंने बिना किसी चीज को देखे भी सही निर्णय लिया है। एक बार बारिश होने वाली थी। आसमान में बादल देखकर मैंने छाता ले लिया, जबकि औरों ने नहीं लिया था। बाद में बारिश आ गई और मैं भीगने से बच गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तर मैं लिख रही हूँ आपको भी वही लिखना है। आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपने अनुभव के आधार पर बताना है कि क्या आपके साथ ऐसी घटना कभी घटी है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? प्रश्न 5। जब ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? ऐसे में आपने क्या किया? हाँ, एक बार स्कूल में किसी ने मुझ पर अपनी किताब खो जाने का आरोप लगाया। मैं गुस्सा नहीं हुआ और शांति से अपनी बात समझाई। बाद में किताब किसी और के बैग से मिली। शांत रहने से बात जल्दी संभल गई। प्रश्न 6। राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपको कभी किसी की सोच समझ या किसी विशेष कौशल को देखकर आश्चर्य हुआ है? क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा सीखा है जो आपके लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला हो? तो उत्तर है, मेरे एक दोस्त ने बिना किसी की मदद के एक टूटी हुई साइकिल को ठीक कर दिया था। मैं बहुत प्रभावित हुआ और उससे सीखा कि कैसे छोटी-छोटी चीज़ों को सही किया जा सकता है। आज भी कभी-कभी मैं छोटी-मोटी मुरम्मत खुद कर लेता हूँ। प्रश्न 7। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें। क्या आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति से ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो? क्या आप भी अपने अनुभव से किसी को ऐसी सलाह देंगे? उत्तर है, मेरे दादाजी ने मुझे सलाह दी थी कि समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय कभी लौटकर नहीं आता। इस सलाह ने मुझे हमेशा पढ़ाई और अन्य कामों के लिए समय प्रबंधन सिखाया है कि किसी काम को हमें कैसे समय पर करना चाहिए।
मैं भी दूसरों को यही सलाह दूंगा कि समय को व्यर्थ ना गवाएं। प्रश्न 8, भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है, भले ही स्थिति कठिन हो? कठिन क्यों ना हो? क्या आपको किसी समय ऐसा लगा है कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला हो? हाँ, एक बार मैंने गलती से घर का एक सामान तोड़ दिया था। मैंने डरने के बजाय सच बता दिया। शुरुआत में डांट पड़ी, लेकिन बाद में सबने मेरी ईमानदारी की सराहना की, तारीफ की। मेरी सच्चाई ने मुझे घरवालों के भरोसे के और करीब ला दिया, यानी कि उस दिन से वो मुझ पर और भरोसा करने लगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना, सुनना, अनुभव करना। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी वस्तु को अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने वस्तुओं को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। तो ये प्रश्न केवल आपकी एक्टिविटी के लिए है। इस लोक कथा में तीनों भाई आसपास की प्रत्येक घटना, वस्तु आदि को ध्यान से देखते, सुनते, सूंघते और अनुभव करते हैं। अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का पूरा उपयोग करते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, ठीक है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है? ये 5 क्या हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है? आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर और त्वचा से स्पर्श करके हम किसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आइए अब एक खेल खेलते हैं जिसमें आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। हाँ या नहीं प्रश्न उत्तर खेल, ठीक है? इस प्रश्न जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो पहला चरण है, एक विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाकर दिखाई देने वाली किसी एक वस्तु या स्थान का नाम चुनेगा, ठीक है? कक्षा के भीतर से भी कोई नाम चुना जा सकता है। फिर विद्यार्थी वापस कक्षा में आएगा और उस नाम को एक कागज पर लिख लेगा, ठीक है? उसने एक नाम सोच लिया और उसे फिर कक्षा में आकर उस नाम को कागज पर लिख लिया, लेकिन ध्यान रहे वह कागज पर लिखे नाम को किसी को ना दिखाए। फिर अन्य विद्यार्थी बारी बारी से उस वस्तु का नाम पता करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। जैसे वो पूछ सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जाएगा। जैसे वो पूछ सकते हैं, क्या इस वस्तु का उपयोग कक्षा में होता है? अगर होता है तो वो कहेगा हाँ, अगर नहीं होता है तो वो कहेगा नहीं। क्या यह खाने पीने की चीज है? कि जो तुमने पर्ची में लिखा है वो क्या खाने पीने की चीज है? क्या यह लकड़ी से बनी है? क्या यह बिजली से चलती हैं? इस तरह के प्रश्न बच्चे पूछेंगे उस पर्ची में लिखे नाम को पता करने के लिए। सभी विद्यार्थी अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर प्रश्न पूछने होंगे ताकि वे उस वस्तु का नाम पता कर सके। यदि 20 प्रश्नों के अंदर विद्यार्थी वस्तु का सही अनुमान लगा लेते हैं, गैस कर लेते हैं, तो वे जीत जाएंगे। अब दूसरे विद्यार्थी को बाहर भेजकर गतिविधि दोहराएं। अगर उन्होंने गैस कर लिया, फिर दूसरे बच्चे की बारी आएगी। अब दूसरा बच्चा बाहर जाएगा, वो भी इस गतिविधि जो भी अभी हमने ऊपर करी उसे दोहराएगा, ठीक है? गतिविधि के अंत में सभी मिलकर इस खेल से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में चर्चा करें कि उन्हें ये एक्टिविटी, ये गतिविधि कैसी लगी। फिर दूसरी गतिविधि है हमारे पास स्पर्श, गंध और स्वाद से पहचानना। स्पर्श यानी टच करके, गंध यानी सूंघ कर और स्वाद से पहचानना। एक थैले या डिब्बे में सावधानी पूर्वक एवं सुरक्षित विभिन्न वस्तुएं जैसे फल, फूल, मसाले, खिलौने, कपड़े, किताब, गुड़ आदि रखें, ठीक है? ये सभी वस्तुएं आप रख सकते हैं। विद्यार्थी को आंखों पर पट्टी बांधकर केवल स्पर्श, गंध या स्वाद का उपयोग करके वस्तु की पहचान करनी होगी और उसका नाम बताना होगा, ठीक है? विद्यार्थी की आंख पे पट्टी बांध दी और उसे इन सभी वस्तुओं को किससे पहचानना है? सूंघ कर, टच करके या उसको चख कर, स्वाद से। बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधें
उसे डिब्बे से एक वस्तु दी जाए, विद्यार्थी उसे छूकर, सूंघकर, चखकर पहचानने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। सही पहचान करने के बाद विद्यार्थी बताएंगे कि उन्होंने उस वस्तु को कैसे पहचाना, कि सूंघ कर पहचाना, उसको टच करके पहचाना, उसको चख कर पहचाना या कैसे पहचाना। ठीक है, अपना अनुभव बताएंगे वो। एक एक करके सभी विद्यार्थियों को अलग अलग वस्तुओं को पहचानने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। अंत में सभी वस्तुओं को कक्षा में दिखाएं और उनके बारे में चर्चा करें कि किस वस्तु को पहचानना आसान या कठिन लगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, तो आप इसे कक्षा में ज़रूर कीजिएगा या अपने मित्रों के साथ समूह में ज़रूर कीजिएगा। आज की पहेली। आपने पढ़ा कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से वे बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब आपको अब आपके सामने कुछ पहेलियां प्रस्तुत हैं जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। तो पहली है, कौन है यह प्राणी? इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव होते हैं जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है, अपना रंग बदल सकता है। इसके पास तेज आंखें होती हैं जो चारों दिशाओं में देख सकती हैं। तो हमें बताना है कि ऐसा प्राणी कौन सा है जिसकी लंबी पूंछ होती है और उसका आहार जो है छोटे कीट, जीव और कीट होते हैं और वो अपने परिवेश में घुल मिल जाता है, अपना रंग बदल देता है। तो रंग कौन सा प्राणी बदलता है? वो है गिरगिट। ठीक है, और पूंछ भी उसकी लंबी होती है। अब अगली पहेली है, रंगीन डिब्बे। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला, यानी सेम शेप के हैं वो। ठीक है, बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? 4 डिब्बे हैं, लाल, हरा, नीला, पीला। ठीक है, हमें बताना है कि पीले डिब्बे के बराबर में बिल्कुल बगल में कौन सा डिब्बा है। यदि कंडीशन क्या क्या है, लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है। ये मान लीजिए ये लाल डिब्बा है। ठीक है, ये किसके पास है? नीले डिब्बे के पास है। ठीक है, फिर है हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है। ठीक है, इसे अभी छोड़ दीजिए। फिर आगे देखिए, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है। पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए अभी। हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है और जो हरा डिब्बा है वो किसके पास है? लाल डिब्बे के पास है। तो हरा डिब्बा भी लाल डिब्बे के पास है, यानी कि लाल डिब्बा जो है बीच में है, क्योंकि लाल डिब्बे के पास हरा डिब्बा भी है और नीला डिब्बा भी है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो पीला डिब्बा है वो कहाँ पर होगा, वो किसके पास होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, कि पीले डिब्बे के पास ना तो हरा है तो ना तो पीला डिब्बा यहाँ हो सकता है। ठीक है, और पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास भी नहीं है और ना ही यहाँ हो सकता है। वैसे भी लाल डिब्बे के पास तो नीला और हरा है। ठीक है, तो पीला डिब्बा कहाँ होगा? वो नीले के पास होगा। ठीक है, तो पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? नीला डिब्बा। नीला डिब्बा। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट का जवाब जो है ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।